हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब क्लासेस। जैसे कि हमने 6th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी शुरू कर रखी है। परसों हमने एक क्लास अपलोड की थी जिसके अंदर ये वाला चैप्टर तो हम पहले वाली क्लास में कर चुके हैं, पल्लव चालुक्य और पुलकेशवम द्वितीय की परशक्तियां। ये चैप्टर तो हम पहले वाली क्लास में कर चुके हैं, लेकिन जो परसों हमने क्लास अपलोड की थी वो ये टॉपिक था, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। यानी कि जो भी राज्य होते थे उस समय वहां पर उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था वो किस प्रकार का था, वहां पर कौन कैसे शासन करता था, कैसे काम किया करता था। तो ये हमने एक परसों क्लास अपलोड की थी जिसके अंदर ये वाला टॉपिक डिस्कस किया था, लेकिन उस क्लास के अंदर वॉइस प्रॉब्लम होने के कारण वो आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए इस क्लास को री अपलोड किया जा रहा है ताकि आपको हर एक टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आ सके, बढ़िया तरीके से। इसलिए ये टॉपिक वो ये पहले वाली क्लास का ही टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम आज ही करेंगे हमारा। इसके अंदर देखो, इसमें बताया कि इन राज्यों का जो शासन होता था वो कैसे चलता था। अगर हम इन राज्यों के शासन की बात करें तो यहाँ पर हमें एक अनुवांशिकता देखने को मिलती है, यानी कि जो शासन था वो पदानुसार चलता था। ठीक है, जैसे पहले किसी का अगर दादा राजा था, फिर उसका बेटा पिता राजा बन गया, यानी कि बेटा राजा बन गया, फिर उसका जो आगे परपोता पोता होता था वो राजा बन जाता था, फिर परपोता आगे राजा बन जाता था। यानी कि हमें एक हेरिडिटी का जो सिस्टम होता है ना वो देखने को मिलता था इनके शासन व्यवस्था के अंदर। पहला तो ये है। और अगर हम दूसरे रीजन की बात करें तो दूसरा ये होता था, जो उन्हीं के नाते रिश्तेदार के अंदर जो लोग होते थे उनको जितने भी शासन के अंदर महत्वपूर्ण पद होते थे या कोई ऊंचा पद होता था तो वो अपने नाते रिश्तेदारों को ही दे दिया जाता था। ठीक है। और थर्ड क्या होता था, जिन पदों के ऊपर वो खुद काम करना नहीं चाहते थे या जिन पदों के ऊपर ज्यादा मतलब क्या है, वेतन भी अच्छा नहीं होता था, उनकी कोई रेपुटेशन भी अच्छी नहीं होती थी, वो ऐसे जो पद होते थे वो आम जनता के लिए रखा जाता था। जो आम जनता के अंदर जो भी व्यक्ति योग्य होता था उन्हें उस पद के लिए क्या है, रेफर किया जाता था। इस प्रकार से ही उनकी जो शासन व्यवस्था है उसमें हमें क्या देखने को मिलती है, एक हेरिडिटी देखने को मिलती है। ठीक है। इसके अंदर देखो क्या बताया, पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर ही महत्वपूर्ण था। यानी कि इन राजाओं के पास में इनकी जो इनकम का सबसे बढ़िया जो सोर्स था वो सोर्स क्या था, इन जो भूमि के ऊपर टैक्स लगता है, लैंड रिवेन्यू होता था, वो उनकी ही इनकम का सबसे बढ़िया साधन था। ठीक है। इसकी क्यों था लैंड रिवेन्यू इनके लिए महत्वपूर्ण क्यों था, क्योंकि वहां पर जितनी भी पॉपुलेशन है उस टाइम की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर ग्रामीण जनसंख्या है जिनका मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि करना था। कुछ तो अपने ही खेतों के ऊपर खेती कर लेते और जिनके पास में अपनी खेती नहीं थी वो किसी दूसरे की यहाँ पर मजदूरी करके कर रहे थे। कुल मिलाकर जो भी व्यक्ति काम कर रहे थे वो खेती मजदूरी का ही काम किया करते थे। इसलिए राजा के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण जो कर था वो कौन सा था, लैंड रिवेन्यू ही था। भूमि कर को ही ज्यादा मीन माना गया है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या होती है, गांव होते हैं, लेकिन धीरे धीरे नए बदलाव भी हमें देखने को मिले। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक पद होते थे वो अनुवांशिक बन गए थे, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। और जैसे कि कवि हरिशेर ने अपने पिता का महादंड नायक, कई बार सीटेट एग्जाम के अंदर हमें एक शब्दावलियां देखने को मिलती हैं, तो इस प्रकार की जो वर्डिंग होती है ये हमें शब्दावलियों के अंदर देखने को मिलती है। इन शब्दावलियों से अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन बनता है कि इनका अर्थ क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, इनके अंदर मिलान वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी कि इन शब्दावलियों से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे महादंड नायक जो होता है ये क्या होता है, तो मुख्य जो न्यायिक अधिकारी होता है, मुख्य न्यायिक अधिकारी जो होता है उसे क्या कहा जाता है, महादंड नायक कहा जाता है। सेकंड है, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिशेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ में कुमार आमत्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री। पहली वर्डिंग जो हमने की है वो महादंड नायक को की है। महादंड नायक क्या होता था, मुख्य न्यायिक अधिकारी को कहा जाता है। दूसरा है कुमार आमत्य। कुमार आमत्य क्या होता था, एक महत्वपूर्ण मंत्री होता था।
जो कि क्या करता था, कोई भी युद्ध संबंधी कार्य करनी है या किसी से अगर हमें कोई संधि करनी है, यानी कि युद्ध खत्म करके मित्रता की शुरुआत करनी है, अगर संधि करनी है, संधि विग्रह करना है, और यदि युद्ध का कोई काम है तो वो कौन देखा करता था, कुमार अमात्य देखा करता था। संभवत वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलाबाल था, यानी कि जो ज्यादा रेपुटेशन वाले जो लोग होते थे ना, उन्हीं को ही प्रशासन के अंदर ज्यादा हक दिए जा रहे हैं। नगर नगर श्रेष्ठी क्या होता है, तो जो मुख्य बैंकर अधिकारी होता है वो नगर श्रेष्ठी होता है। सार्थवा, यानी कि सार्थवा क्या होते हैं, जो व्यापारी होते हैं उनको कहा जाता है। और जो क्या है, प्रथम कुली क्या होता है, जो मुख्य शिल्पकार होता है उसे किसकी संज्ञा दी गई है, प्रथम कुली की संज्ञा दी गई है। यानी कि इसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि वो किस प्रकार के वहां पर हमें काम देखने को मिलते हैं, लोगों की कौन सी काम कैसे करते थे, कैसा उनका पद निर्धारित किया गया था, क्या उनकी योग्यताएं थी, उनके बारे में बताइए। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ में इसमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो गए थे कि वो अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। इसके अंदर क्या होता था, एक बार जो व्यक्ति राजा के लिए काम करता था, जब उसे उस काम के अंदर फुल एक्सपीरियंस आ जाता था, तो उसके बाद में वो क्या करता था, उसके पास में सत्ता आ जाती थी, उसके पास में पावर होती थी, उसके पास में वो फाइनेंशियली कंडीशन भी जब उसकी अच्छी हो जाती थी, तो वो उस राजा से हटकर अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य बनाने की कल्पना करते थे, और वो वहीं पर अपना एक अलग से राज्य करना शुरू कर देते थे। जब वो इस काम के लिए पूर्ण रूप से क्या है, कैपेबल हो जाते थे, वो तब ये काम करते थे। इसके बाद में देखो, एक नए प्रकार की सेना, यानी कि बाद में उन्होंने क्या किया, तो बाद में उन्होंने एक नई प्रकार की सेना का गठन किया। कैसी सेना गठन की, कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, पर इसके साथ साथ में कुछ सेना नायक भी होते थे। और ये सेना नायक वो व्यक्ति होता था जो सेना के अंदर सारा काम करके देता था राजा को, जितना भी कंट्रोल होता था वो सेना नायक रखता था। और राजा जो होता वो सेना नायक को कोई क्या है, नगद के अंदर कोई भी वेतन का भुगतान नहीं करता था, बल्कि वो उसे किसी भी एक इलाके का जो भूमि थी वो दे देता था कि यहाँ से जो भी रिवेन्यू आएगा, लैंड रिवेन्यू होगा, आप उसको लो और वही आपके लिए आय का साधन होगा। और अगर सेना को किसी भी चीज की जरूरत होती है तो वो भी उस पैसे में से ही खर्च किया जाता था। सेना नायक होता था जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करता था। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें कुछ को भूमिदान दे दिया जाता था। दी गई भूमि की से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। यानी कि जो ये सारा काम किया करते थे वो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें किसकी संज्ञा दी गई है, उन्हें सामंत की संज्ञा दी जाती है। और जब ये सामंत भी होते थे ना, ये अपने आप में फुल शक्तिशाली हो जाते थे, पावरफुल हो जाते थे, फाइनेंशियली इनकी कंडीशन अच्छी हो जाती थी, इनके पास में लोगों का विश्वास आ जाता था, काफी लोग इनके अच्छे खासे मतलब पीछे हो जाते थे, तो ये क्या करते थे, अपना एक अलग राज्य बना लेते थे। सिंपली फंडा था इनके पास में, जब हर एक चीज की आपूर्ति हो जाती थी तो अपना एक अलग से राज्य स्थापित कर लेते थे। दक्षिण जो राज्य थे उनके अंदर किस प्रकार की सभाएं देखने को मिलती है, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा की गई है। इसमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहा गया है। सभा क्या होते हैं, तो ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को सभा कहा गया है। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े भिन्न भिन्न काम, जैसे सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देख रेख आदि का काम किया करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां पर हमें एक उर नाम का, यानी कि जो ब्राह्मण लोग नहीं थे उनके लिए क्या व्यवस्था थी, उर नाम का एक अधिकारी नियुक्त करते थे। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम है। नगरम क्या होता है, व्यापारियों का एक संगठन है। इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी मतलब जो सभाएं थी वो काफी लंबे समय तक चलती रही थी, यानी उनका वर्चस्व हमें काफी लंबे समय तक देखने को मिलता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि उस जमाने के अंदर जो आम लोग होते थे वो किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, जनसाधारण के जीवन की बहुत मतलब थोड़ी बहुत झलक हमें नाटक और कुछ अन्य स्रोतों से मिली है। जैसे कि कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चरित्र के लिए प्रसिद्ध है।
जीवन के चरित्र के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मण कौन सी भाषा बोलते थे उसमें, वो संस्कृत भाषा बोलते थे, जबकि अन्य लोग और महिलाएं क्या बोलती थी, प्राकृतिक भाषा बोलती थी। संस्कृत क्यों, क्योंकि प्राकृतिक क्यों बोलते थे कुछ लोग, बाकी जो लोग थे क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो समझ नहीं सकते थे इस भाषा को, प्राकृतिक भाषा को। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतलम है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये किसका नाटक है, तो ये कालिदास का नाटक है। किस भाषा के अंदर लिखा गया है ये अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। और इसके अंदर राजा दुष्यंत और उनकी प्रेमिका का वर्णन किया गया है, ये याद रखना आप। और इस जो ये नाटक लिखा गया ना अभिज्ञान शाकुंतलम, इसको लेकर एक कहानी भी बताई गई, मछुआरे की कहानी। इस कहानी को मैं पढ़ के बता देती हूँ। वैसे अगर आप ओरली देखें तो इसके अंदर ये होता है, एक मछुआरा होता है, उसे एक मछली मिलती है, उस मछली में से वो अंगूठी निकलती है, क्योंकि जब रानी नहा रही थी वो प्रेमिका, तो मतलब उन्होंने वो अंगूठी रखी पानी भरने के दौरान में, तो पानी भरने के साथ ही वो अंगूठी मछली ने निगल ली। जब मछली ने निगली, मछुआरे ने मछली को पकड़ा, और जब वो इस तरह से, जो बिंटी थी उसकी अंगूठी थी प्रेमिका की, जो शकुंतला थी, वो मछुआरे इसके पास में आ जाती है, तो जो राज दरबार वो जाता है उनको दिखाने के लिए, तो वो उनको पकड़ लेती है, उसके साथ में काफी दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन राजा जो होता है वो उसका खूब सम्मान करता है। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली, यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट में दी थी। वह दुर्घटनावश उसे एक मछली ने निगल लिया। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा, तो राज दरबार राजपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया, और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से उसे पेश आया। राजा उस अंगूठी को लेकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरों से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ कहाँ पर चले जाते हैं, तो उसको लेकर वो शराब खाना चले जाते हैं, ताकि वो उससे कुछ हिस्सा क्या है वसूल सकें उसका। इसलिए वो कहाँ पर चले जाते हैं, तो वो राज दरबार चले गए थे। चीनी तीर्थयात्री क्या है, फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें उच्च और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था, तो वे सभी को आगाह करने के लिए एक लकड़ी की टुकड़े पर चोट करते हुए चलते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छुए जाने से मतलब बच जाते थे। इस प्रकार से इसके अंदर वर्णन किया गया है। यानी पता है क्या होता है, जब भी कोई मतलब पहले क्या होता था, कोई अछूत जा रहा है, मतलब निम्न जाति का कोई व्यक्ति है, तो वो अपने पीछे एक लंबी झाड़ू बांध कर चलता था या झाड़ू हाथ में लेकर चलता था। जैसे जैसे वो व्यक्ति जो है वो आगे चल रहा है, तो वो पीछे पीछे क्या है झाड़ू के माध्यम से जो उसके पैरों की छाप कहीं पर भी लगी है, तो उसे साफ कर देता था, क्योंकि ये माना जाता था कि उनको अछूत मान के उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता था या काफ़ी भेदभाव किया जाता था। ये पहले के टाइम में ऐसी चीज़ें होती थी, आजकल तो इन चीज़ों के अंदर काफ़ी सुधार आए हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी ही वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं, नहीं। कई जगह जहाँ पर हमें इस प्रकार की चीज़ें आज भी देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं पहले के कंपैरिजन में आज के टाइम के अंदर काफ़ी सुधार है इन चीज़ों के ऊपर। ये राजा की सेना के बारे में एक कहानी दी गई है कि कैसे राजा की सेना हुआ करती थी, किस प्रकार से उनका गठन किया गया था, इसको लेकर है। फिर ये इसमें क्या है, ये एक अरब व्यापारियों की कहानी बताई गई है। इसके अंदर थोड़ा बता देती हूँ मैं आपको। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इसमें हथियार के अतिरिक्त तो रोजमर्रा की चीजें भी होती थी उनके साथ में, और अलग अलग प्रकार की चीजें होती थी। ये सारी चीजें वो ठेले गाड़ियों या फिर ऊंटों और हाथियों के ऊपर मतलब लोड करके वो एक दूसरे स्थान पर लेके जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ में संगीतकार नगाड़े और विपुल तुरही बजाते हुए भी चलते थे, यानी कि कुछ पैदल लोग भी चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव को उनका सत्कार करना पड़ता था। जो भी काम इनके रास्ते में आता था वही उनका स्वागत करता था। दही गुड़ और फूलों का उपहार देते थे, जानवरों को भी चराते थे। वे राजा से मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत का अनुरोध वे राजा के सामने अपनी समस्याओं को रख सके। ये माना जाता है राजा से मिलने का भी एक अच्छा तरीका था। पर ये सेनाएं अपने पीछे विशाल और विध्वंस के निशाने छोड़ के जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जुटे बैल इस हलचल से भरे माहौल से डरकर भाग जाते थे। जो बैल होते थे वो भाग जाते थे।
बाण भट्ट जो है इसने इस पूरी कहानी को क्या है धूल के गर्त में डूब डूब गई, मतलब लिखा है, यानी कि डूब जाती थी। इसके अंदर ये बताया कि जब वो सेना आती थी, राजा आते थे, लोगों को लगता था हम अपनी समस्याएं बताएंगे, वो उनका स्वागत करते थे, ठीक है। लेकिन जब राजा यहाँ से वापस आता था, उनके पास में काफी बड़ी सेना होती थी, बैंड बाजे वाले लोग होते थे, उनसे डर कर जो उनका जो लोग थे उनकी झोपड़ियां टूट जाती थी, जानवर भाग जाते थे। यानी कि जब ये सेना यहाँ से वापस जाती थी किसी भी गांव में या किसी आगे के गांव में चलती थी सेना, तो जो पीछे का गांव था वो अस्त व्यस्त हो जाता था उनका जीवन, यानी कि उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार की ये लाइफ इनकी बता रही है, राजा की सेना की लाइफ है। जो भी उपयोगी शब्द है वो मैंने आपको बता दिए हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन बताना कि दक्षिण पंथ क्या होता है। तो दक्षिण पंथ क्या होता है ये हमने पहले वाला जो टॉपिक था उसके अंदर डिस्कशन कर लिया था। तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना कि ये दक्षिण पंथ जो होता है ये मीनिंग क्या है इसका, ठीक है। इसके बाद में गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले से मानी जाती है। हर्षवर्धन का जो शासन है वो 1400 साल पहले से माना जाता है। ये दोनों चीजें हैं, ये मैंने बता दिए थे, इनको थोड़ा ध्यान में रखना आप। ओके, कल हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक देख बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी नई क्लास अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और आप टाइम रहते ही अपनी क्लास को अच्छे टाइम में आराम से कंप्लीट कर सके। और दूसरी बात ये भी है कि कोई भी क्लास की टाइमिंग जो है वो हालांकि 15 से 20 मिनट की टाइम है, यानी कि ज़्यादा लंबी लंबी क्लासेस जो है वो अपलोड नहीं की जा रही है इस चैनल के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर एक ही जो मेरा यहाँ पे मेन मोटिव है वो आपको है सीटेट की एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से करवाना। ये नहीं है सिर्फ हमारी क्लास के अंदर जितने भी टू द टॉपिक मतलब पॉइंट है सिर्फ वही मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। फालतू अगर हम इन चैप्टर को पढ़ने लगेंगे तो ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर है, एक एक घंटे की क्लास हो जाती है बीच में। एक एक घंटे की क्लास से ज़्यादा बेटर है कि हम कम समय के अंदर अगर हमें ज़्यादा मिल रहा है तो वो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। अगर हम ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा जो पूरा लेंथी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं लेकिन उसके लिए भी हमारा जो उस चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन है वो कवर नहीं हो पा रहे हैं, तो उस चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए कोई भी बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ज़्यादा बेनिफिट क्या है, हम टाइम जो है वो कम इन्वेस्ट करें टाइम के ऊपर और उससे हमें आउटकम जो है वो ज़्यादा मिल रहा है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, थैंक यू।